वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला देते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। रास्ते में उस मिली बच्ची के मोहपाश में रागिनी बनती चली जा रही थी। घर वालों के लाख मना करने के बाद भी पता नहीं क्यों वो उस बच्ची रास्ते में उस मिली बच्ची के मोहपाश में रागिनी बनती चली जा रही थी। घर वालों के लाख मना करने के बाद भी पता नहीं क्यों वो उस बच्ची से दूर नहीं जा पा रही थी। क्या इसके पीछे छुपी थी कोई भयानक अंत? बाजार से लौटते हुए रागिनी घड़ी की तरफ देख रही थी। शाम के 5:30 बज गए थे। वैसे बाजार आने की उसे जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उसकी छोटी बहन मोहिनी ही सारा काम संभालती है। रागिनी मां बनने वाली है, इसलिए उसका पति अमित उसकी बहुत ज्यादा ही देखभाल करता है, मगर घर में पड़े पड़े भी तो बोर लगने लगता है और थोड़ा टहलना भी तो डॉक्टर ने कहा है। इसीलिए घर के पास ही के मार्केट में वो आ गई थी। सामान खरीदकर घर वापस जा रही थी। अचानक रोड के किनारे एक बच्ची बैठी हुई मिली। आश्चर्य, उसके आसपास कोई भी न था। हाथ में एक छोटी सी डॉल, खुद ही तो डॉल जैसी लग रही थी, एक प्यारी सी नन्ही सी बच्ची। रागिनी उसके पास खींची चली गई। अरे क्या हुआ, तुम यहां अकेली हो? बच्ची ने रुआसा होते हुए उसकी तरफ देखा। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? बच्ची कुछ नहीं बोली। चौंक पड़ी थी रागिनी। कुछ तो बोलो। बच्ची की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने झपट कर रागिनी का हाथ पकड़ लिया। अरे इधर उधर काफी देर रागिनी देखते रही, मगर बच्ची के पेरेंट्स में से कोई भी नहीं दिख रहे थे। तुम क्या खो गई हो? बच्ची ने हाँ में सिर हिलाया। ओहो। फिर एक पल को सोचकर रागिनी उसे अपने साथ घर ले चली। वैसे भी शाम ढल रही थी, अंधेरे में बेचारी बच्ची कहाँ रहेगी। अच्छा यही होगा कि वो लोग ही उसे जाकर पुलिस स्टेशन सौंप आएंगे। यही सोचकर उसे साथ में लेकर अपनी बिल्डिंग के लिफ्ट में घुस गई। लिफ्ट से बाहर निकलकर उसने अपने फ्लैट की घंटी बजाई। काफी बार घंटी बजाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। ओहो, ये मोहिनी कर क्या रही है? रागिनी करीब 6 साल हुए इस शहर में शिफ्ट हुई। पति की नौकरी के साथ साथ बहन की पढ़ाई भी उसका प्रमुख मकसद था। माता पिता गांव में रहते हैं, इसलिए बहन को पढ़ने में काफी दिक्कत थी। उसके शहर में आ बसने से उसकी बहन भी उन्हीं के घर में आकर रहने लगी। एक तरह से मदद भी काफी हुई। और वैसे भी इस क्रिटिकल कंडीशन में सब कुछ मोहिनी ने ही संभाल रखा है। कहते हैं ना, छोटी बहन हो तो बड़ी बहन को बड़ा आराम हो जाता है। मगर अभी इन महाशय को क्या हुआ है? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? तभी अचानक बिखरे बालों के साथ मोहिनी ने दरवाजा खोला। ए! चौंक पड़ी थी रागिनी। ये क्या हाल बना रखा है? ओह दीदी, अरे सॉरी यार, थोड़ी सी आंख लग गई थी। देखना, पढ़ाई का जो प्रेशर है, ठीक से सो नहीं पाती हूँ। ओहो मेरी प्यारी बहन। अचानक ही दरवाजा खुलने से मोहिनी को देखकर बच्ची रागिनी के पीछे छुप गई। मोहिनी चौंक पड़ी। ये किसे उठा लाई? पता नहीं रे, रोड में बैठी थी, लगता है अपने माँ बाप से बिछड़ गई है। इसे पुलिस स्टेशन ले जाकर सौंप देंगे। उसे साथ में अंदर ले आए। मोहिनी चौंक पड़ी थी। दीदी, इस तरह से अनजान बच्ची को लाना ठीक नहीं है। देख कितनी प्यारी बच्ची है यार, इसे मैं कैसे अकेले छोड़ आती। उसे पास ही बिठाकर मोहिनी बैठी हुई थी। चाय पिएगी? हाँ बना। चाय के कप के साथ कुछ बिस्कुट के टुकड़े उसने बच्ची के मुंह में डाल दिए। अब बच्ची काफी घुल मिल गई थी उससे, उसका डर भी कुछ कम हो गया था।
मगर पता नहीं क्यों मोहिनी का मन बार बार कचोट रहा था। माँ बनने वाली थी ना, महसूस कर रही थी उसकी माँ का दर्द क्या होगा अपनी बेटी से बिछड़कर, मगर ये खोई कैसे। तभी अचानक अमित ऑफिस से आया। मोहिनी के मुंह से सारी बात सुनकर सीधा रागिनी के पास पहुंचा। रागिनी, दैट इज इनफ, तुम इस तरह की हरकतें मत करो। क्या हुआ? देखो, इसे अभी पुलिस थाने छोड़ाओ। अरे क्या हाल है? कौन है? किसकी बच्ची है? क्या बता। अमित प्लीज चिल्लाओ मत, वो डर जाएगी। और वैसे भी रात को पुलिस थाने में मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। प्लीज सवेरे उसे छोड़ाएंगे, प्लीज यार। अमित गुस्सा होता हुआ वहां से चला गया। रागिनी ने बच्ची को अपने साथ ले जाकर स्टडी रूम में लिटा दिया। थकी हारी बच्ची गहरी नींद में सो गई। उसके बाद वो अमित के पास गई। अमित, क्या कर रहे हो? देख नहीं रही हो? लैपटॉप पे बैठा ऑफिस का काम कर रहा हूं, और क्या करूं? अमित प्लीज यार, गुस्सा मत हो, एक ही रात की तो बात है। और वैसे भी जिस क्रिटिकल कंडीशन में मैं हूं, कब क्या हो जाए क्या पता। अचानक ही अमित के भाव बदल गए। उसने अपना लैपटॉप किनारे रख दिया और रागिनी को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, अरे पगली, ऐसी बातें नहीं करते। देखो, सब कुछ ठीक होगा। एक प्यारा सा बच्चा हमारी जिंदगी में आएगा। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। रागिनी के सिर पर हाथ फेरते हुए अमित उसे अपने बाहों में भरा रहा। रात को रागिनी डिनर लेकर स्टडी रूम में गई। तब तक वो बच्ची उठ बैठी थी। रागिनी ने उसे खाना खाने के लिए कहा। बच्ची ने अपना एक हाथ उठाकर दिखाया। हाथ में बैंडेज लगा था। अरे, तुम्हें तो चोट भी लगी है। ओहो, लाओ मैं खिला दूं। उसे खाना खिलाते हुए रागिनी को एक असीम तृप्ति की अनुभूति हो रही थी। वैसे ये पल तो कुछ ही दिनों बाद उसकी जिंदगी में आने ही वाले हैं, मगर पता नहीं क्यों वो बच्ची थी भी तो कितनी सुंदर, डॉल सी, भूरे भूरे बाल, प्यारा सा चेहरा। खाना खाने के बाद रागिनी उसी के पास बैठी हुई थी। रह रहकर पता नहीं क्यों उसका मन कह रहा था कि वो बच्ची को पुलिस को नहीं सौंपेगी, किसी भी तरह से अमित को मनाकर अपने पास ही रख लेगी अगर उसके माता पिता का पता ना चला। उसके घर में भी तो आखिर एक बच्ची आने वाली है, चाहे बच्ची हो या बच्चा, उसको खेलने के लिए एक दीदी मिल जाएगी। तभी बातों बातों में उसने देखा बच्ची ने कागज उठा लिया है, कुछ ड्राइंग कर रही है। वो बोली, तुमको लिखना आता है? बच्ची ने हाँ में सिर हिलाया। रागिनी को इतना समझ में आ गया कि बच्ची से बोल नहीं सकती है, कानों से सुन सकती है, लिख सकती है। उसने पूछा, अच्छा जो मैं क्वेश्चन करती हूँ उसका जवाब दो। देखो, तुम्हारे माँ बाप से मिलाने के लिए इसकी जरूरत है, प्लीज। तुम्हारे माँ बाप का तुम्हें नाम पता है? लड़की ने कुछ लिखा। रागिनी ने जब वो कार्ड देखा, उसमें लिखा था, मैं बोल नहीं सकती मगर सुन और लिख सकती हूँ। मेरी माँ का नाम श्यामा है और पिताजी राधे कृष्ण हैं। तुम कहाँ रहती हो? उसने लिखा, रायपुर। किस एड्रेस पे? पता नहीं। ओफ, अच्छा तुम अपने माँ से खो गई थी या कोई तुम्हें उठा लाया था? आगे लिखा, मुझे उठा लाया था कोई। ओ माय गॉड, मतलब तुम्हें किडनैप किया गया था? सोचकर ही चौंक पड़ी थी रागिनी। आह, बेचारी छोटी सी बच्ची कितना कुछ झेल कर आई है। अच्छा अब तुम सो जाओ, कहकर उसे थपकियां देते हुए बड़ी प्यार से रागिनी ने सुला दिया। फिर वापस अपने कमरे में आ गए। नाइटी पहनकर बेड पर लेटी ही थी कि देखा अमित अभी भी जाग रहा है। उसने धीरे से अमित को सारी बातें बताई। रागिनी, कांट यू अंडरस्टैंड? तुम किस मुसीबत को गले लगा रही हो? अरे ये तो किडनैपिंग केस है। मैं कल किसी भी हाल में पुलिस में जाऊंगा। बातचीत करके दोनों सो गए। रात गहराई हुई थी। तभी अचानक रागिनी की नींद टूट गई।
उसे ऐसा लगा जैसे आसपास ही कोई माँ माँ कहकर चिल्ला रहा है। एक पल को उसने इसे अपना भ्रम समझकर आंखें मूंद कर सोने की कोशिश की, मगर नहीं, वो आवाज फिर से उसके कानों में आ रही थी। वो धीरे से बिस्तर से उठ गई। हामिद की नींद बहुत कमजोर है, तुरंत टूट जाती है। कहीं जाग गया तो फिर गुस्साने ना लगे, यही सोचकर वो धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकली। आवाज स्टडी की तरफ से आती हुई महसूस हुई। माँ माँ। चौंक कर वो स्टडी की तरफ गई। अरे ये क्या, बच्ची बेड पर नहीं थी। स्टडी के पास ही एक बालकनी थी, बालकनी का दरवाजा खुला हुआ था। वो चौंक गई। दौड़कर जैसे ही बालकनी में गई, सामने का दृश्य देखकर एक पल को उसकी धड़कन जैसे बंद होने का आ गई। बालकनी की दीवार पर बच्ची खड़ी थी, हवा में उसके बाल लहरा रहे थे और शून्य की तरफ हाथ बढ़ाकर वो माँ माँ चिल्ला रही थी। एक झपटे में दौड़कर रागिनी ने बच्ची को अपनी गोद में लिया और नीचे आ गई। उफ, ये क्या कर रही थी तुम? बच्ची चुपचाप थी। करना क्या चाह रही थी? माँ माँ। रागिनी को समझ में आ गया कि बच्ची शायद माँ शब्द के अलावा और कुछ नहीं बोल पाती है। उसे बेड पर लेटाकर रागिनी उसके पास ही लेट गई। अनजाने में कब उसे नींद आ गई पता नहीं। सवेरे अमित की आवाज सुनकर वो जागी। रागिनी, रागिनी, यहां क्या कर रही तुम? अमित, अरे मैं वो। रागिनी, हर चीज की हद होती है, उस लड़की से इतना ज्यादा प्यार तुम मत जगाओ। रागिनी अब आकर डाइनिंग रूम में बैठी हुई थी। वहीं पेपर हाथ में लिए वो पढ़ रही थी। खाना पकाने के लिए घर में बाई थी, उसे क्या क्या पकाना है समझाकर वो इस वक्त वहां बैठी थी। बाई रसोई में खाना पका रही थी। पेपर में वो मिसिंग पर्सन की ऐड देखने लगी। तभी अचानक उसके हाथों में कोमल स्पर्श हुआ। अरे तुम उठ गई? मैं ना पेपर में देख रही थी कहीं मिसिंग पर्सन की ऐड तो नहीं आई है, ताकि तुम्हारे माँ बाप के पास छोड़ सकूं। तभी रसोई से खाना पकाने वाली बाहर निकली और चौंक सी पड़ी। दीदी, आप जरा रसोई में आइए। क्या हुआ? सब तो बता दिया तुम्हें, आइए तो। रागिनी उसके पीछे पीछे रसोई में गई। बाई ने कहा, दीदी ये किसी उठा लाई हो? अरे कल शाम को मिली है, अपने माँ बाप से अलग हो गई है। ना ना दीदी, कल एक तो शनिवार थी, ऊपर से अमावस्या। ऐसा करके आपने अच्छा नहीं किया। क्या मतलब? हमारे गांव में एक साधु बाबा हैं, मैं अक्सर उनके पास जाती हूँ। वो कहते हैं शनिवार अमावस्या को डायन घूमती है, अपना शिकार खोजती है, किसी भी रूप में आ सकती है, इंसानों के बीच इंसान बनकर घुल मिल जाती है और फिर आपकी कोख में तो बच्चा है दीदी, डायन बच्चा बहुत पसंद करती है। क्या बकवास कर रही हो तुम? छोटी बच्ची के बारे में ऐसा बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? दीदी, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब नहीं मानते, मगर हम मानते हैं। हमारे गांव में एकदम नदी के पास एक झोपड़ी थी, वहां एक बुढ़िया रहती थी। कहते हैं बुढ़िया डायन थी, जिसको भी एक टक देख ले उसके शरीर से पूरा खून सूख जाता था। मेरे सामने की बात है, हमारे गांव की एक बच्ची थी, एक दिन डायन उसे ऐसे ही देख रही थी। उसके बाद आप विश्वास नहीं करेंगी, ऐसी दुबली हो गई वो, ऐसी दुबली हो गई, क्या बताऊं। उसके बाद एक दिन खून की उल्टी करते हुए मर गई। ओ, फिर क्या? लोगों को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने उस बुढ़िया को पकड़ा और जिंदा जला दिया। ओ शिट, आज के जमाने में ऐसी बातें कौन मानता है? मानते हैं दीदी, मानते हैं। मुझे तो उस बच्ची की नजर सही नहीं लग रही, कैसे एक टक मेरी तरफ देख रही थी, ठीक उसी डायन बुढ़िया की तरह। दीदी, हाँ, आप जाकर देखो तो, अब भी वो ऐसी देख रही है क्या? शट अप, अब तुम ऐसी बातें नहीं करोगी, कहकर मोहिनी बाहर चली गई। फिर चाय बिस्कुट के साथ उसने बच्ची को नाश्ता कराया। अभी वो कुछ काम के लिए टहल ही रही थी कि अचानक वो दुर्घटना होते होते बच गई। फर्श पर पड़े साबुन के पानी में अचानक ही मोहिनी का पैर फिसल गया। एक पल की अगर देरी होती तो वो
जमीन से टकरा जाती कि तभी अचानक खाना पकाने वाली बाई ने आकर उसे पकड़ लिया। दीदी संभलो, ओ! चीखने की आवाज सुनकर अमित भी दौड़कर बाहर आया और मोहिनी भी। अरे क्या हुआ? ओहो! रागिनी, कितनी बार तुमसे कहूं थोड़ा संभल कर, थोड़ा संभल कर। अभी देखो क्या हो जाता। अभी अगर तुम गिर जाती तो तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारी जान, बच्चे की जान दोनों खतरे में आ जाती। मगर फर्श पर साबुन पानी डाला किसने? मोहिनी ने कहा। और कौन डालेगा? इनकी वो महारानी, कुछ देर पहले मैंने ही देखा था उसे साबुन पानी से बबल्स बना रही थी, उसी ने बिखेरा है। चौंक पड़ी थी मोहिनी। ये कैसे हो सकता है? वो बच्ची उसका अनिष्ट कैसे कर सकती है? नहीं, हो सकता है कहीं कुछ गलती हो रही हो। इसके बाद अचानक ही मोहिनी को याद आया, कल से बच्ची एक ही फ्रॉक पहनी हुई है। उसने धीरे से कुछ कपड़े मंगाने की सोची और अमित से कहा, अमित, मैंने बेबी के लिए कुछ सामान आपको लाने के लिए कहा था। हाँ, एक काम करता हूँ, शाम को ऑफिस से लौटते हुए मोहिनी को भी कॉलेज से पिक कर लूँगा और उसी के साथ शॉपिंग कर लूँगा। हाँ, अच्छा सुनो ना, एक दो फ्रॉक बच्ची के नाप की भी ले आना, कल से बेचारे एक ही कपड़ा पहने हुए हैं, प्लीज। ओके, तुम्हारी जिद के आगे मैं भी। मगर देखो, शाम तक बच्ची को पुलिस स्टेशन ले जाना जरूरी है। हाँ ठीक है, ले जाएंगे, ठीक। अमित और मोहिनी अपने अपने काम में निकल गए। रागिनी बरामदे में ही इजी चेयर में बैठी थी। पास ही में बच्ची जमीन पर कुछ ड्राइंग्स बना रही थी। तभी अचानक खाना पकाने वाली बाई आई। दीदी, मेरा काम हो चुका है, मैं जा रही हूं, आप जरा संभल कर रहना। कहते कहते उसने एक तीखी नजर से बच्ची की तरफ देखा और फिर पानी का एक गिलास, दूध का एक गिलास रखते हुए कहा, ये दवाई खा लो दीदी, आपकी दवाई का टाइम हो गया है, ठीक है? और ये दूध रख रही हूं, दवाई के बाद दूध पीना जरूरी है ना। अभी मोहिनी उठकर दवाई की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक बच्ची तेजी से आई और दूध और पानी के गिलास को जोर से धक्का मार के जमीन पर गिरा दिया। चौंक पड़ी मोहिनी। अरे ये क्या? माँ, माँ। बच्ची के मुंह में बस यही शब्द थे, मगर मोहिनी के मन का डर और चौंक पड़ा। हे भगवान, कैसी कैसी हरकतें कर रही दीदी। हाँ पाप, क्या मुसीबत ले आई हो? नौकरानी चीख पड़ी। रागिनी को भी अब बहुत जोर का गुस्सा आ गया। उसने खींचकर एक थप्पड़ बच्ची के गाल में दे मारा। बच्ची बिलक उठी और बिलकते बिलकते वहां से चली गई। कांच के टुकड़े उठाते हुए नौकरानी बोली, दीदी मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। हाँ, आप संभल कर रहना, और ज्यादा डर लगे तो भगवान के कमरे में जाकर बैठ जाना, समझे? कुछ देर बाद नौकरानी चली गई। रागिनी भी बैठे बैठे सोचने लगी, ओहो, गुस्से में आकर उसने क्या कर दिया। नन्ही से बच्ची उसके गाल में इतने जोर से। मगर ये सब हो क्या रहा है? सवेरे से 2 बार उसकी हरकतें। क्या नौकरानी सही कह रही है? क्या उसे घर में लाकर उसने कुछ, ओह, कहीं उसके होने वाले बच्चे को। नहीं, ये क्या सोच रही है वो? अरे वो तो एक मासूम सी बच्ची है। बच्ची को खोजते खोजते जब रागिनी घर में घूमने लगी तो उसने पाया स्टडी के बेड पर बच्ची ड्राइंग बुक के ऊपर ही सो रही थी। उसके पास जाकर बैठ गई, उसके मासूम से चेहरे को निहारने लगी। हाय, इतनी मासूम सी बच्ची, क्या क्या कह रहे हैं हम उसे। कितने जोर का मार दिया उसने। सोचते सोचते उसके माथे पर हाथ फेरने लगी। आज पता नहीं क्यों उसे बच्ची पर बेहद प्यार आ रहा है। तभी अचानक बच्ची नींद से जाग गई और उठकर बैठते ही रुआसा चेहरा करने लगी। अरे नहीं बेटी, डरो मत, सॉरी, मैंने भी गुस्से में आकर तुम्हें मार दिया। तुमने भी तो इलाज गिराकर अच्छा नहीं किया। ऐसी हरकतें नहीं करते, ठीक है? अब नहीं करोगी ना? बच्ची के चेहरे पर हंसी थी। अचानक वो अपना सिर रागिनी के सीने पर रख दी। रागिनी के सीने में अजीब सी ठंडक हुई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर
बच्ची को उसे स्पर्श करते ही ऐसा अनुभव क्यों होता है? उसने बच्ची से कहा, देखो हम लोग को ना पुलिस के पास जाना पड़ेगा। अंकल जाएंगे, तुमको नहीं जाना है, डरो मत। तुम्हारे माँ बाप के पास तुम्हें ले जाना है कि नहीं? बच्ची ने हाँ में सिर हिलाया। अच्छा मेरी थोड़ी और मदद करो, तुम और अच्छे से बताओ, तुम कहाँ रहती हो? क्या एड्रेस तुम्हें कुछ पता नहीं? बच्ची ने ना में सिर हिलाया। अच्छा तुम्हारा बर्थ डेट पता है? बच्ची ने ड्राइंग बुक में ही लिखना शुरू किया। 9 नवंबर 2017। अचानक तारीख को देखकर रागिनी को अजीब सा लगा। इस तारीख के साथ उसका कुछ संबंध है? नहीं। उसके बाद वो बच्ची की ड्राइंग बुक देखने लगी। आह कितनी सुंदर ड्राइंग बनाई है बच्ची ने। दोपहर करीब 3 बजे रागिनी बच्ची को लेकर टेरेस पर घूमने गई। फ्लैट की 6वीं मंजिल पर था टेरेस, बहुत बड़ा खुला हुआ। वहां पर पहुंचकर बच्ची जैसे तितली बन गई, पूरी टेरेस में दौड़ रही थी, खिलखिला रही थी। उसे कल से पहली बार इतना ज्यादा खुश और हंसते हुए देखा। बहुत खुश हो रही थी रागिनी। लग रहा था जैसे अपने बचपन में पहुंच गई है। टेरेस की दीवार थोड़ी नीची ही थी। रागिनी वहीं खड़ी हुई अचानक आसपास का दृश्य निहारने लगी और तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे धक्का दिया। अपने आप को किसी तरह से उसने संभाला। थोड़ी सी अगर गड़बड़ होती तो शायद 6वीं मंजिल से वो नीचे गिर जाती, मगर जैसे ही पलटी पीछे का दृश्य देखकर चौंक पड़ी। खाना पकाने वाली बाई बच्ची को अपनी बाहों में पकड़े खड़ी थी। दीदी क्या कर रही हो तुम? अभी तुमने देखा क्या हुआ था? मैं तो पकाने आई थी, अचानक ताला देखा तो सोचा तुम यहां होगी। वो तो अच्छा हुआ मैं आ गई, ये तुम्हें धक्का दे रही थी। रागिनी का पूरा शरीर कांप उठा। तुमने मुझे धकेला? बच्ची ने ना में सिर हिलाया। माँ माँ। बच्ची के मुंह पर बस यही शब्द थे। रागिनी कुछ समझ नहीं पा रही थी, आखिर बच्ची उसे धकेलना क्यों चाहती है? क्या दुश्मनी है उसके होने वाले बच्चे से इसकी? पर बच्ची, मगर रागिनी ने एक स्पष्ट धक्का महसूस किया था। बच्ची इतने जोर का धक्का दे सकती है? शाम को करीब 6 बजे खाना पकाने वाली फिर से चली गई। रागिनी बच्ची को अपने पास बैठाई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या कहे क्या करे। फिर अपना सब गुस्सा सब क्रोध भूलकर वो बच्ची से बातें करने लगी, ढेर सारी बातें। बच्ची उसकी बड़ी बड़ी बातें समझ रही थी कि या नहीं पता नहीं, मगर हाँ भावनाओं में बहकर उसकी आंखों से बहते आंसुओं को वो लगातार पोंछती जा रही थी। आज रागिनी जैसे खुल जाना चाहती थी। इतनी सारी आंसुओं का बांध उसके अंदर कहां से था? बातें करते करते वो रोती चली जा रही थी, अपने मन की सारी बातें बच्ची को बताती चली जा रही थी। तभी अचानक मोहिनी की आवाज आई। दीदी दीदी दीदी, ओहो तू यहां बैठी है और मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही हूं। अरे तुम लोग मार्केट नहीं गए? जाएंगे ना, देख क्या हालत हुई है कॉलेज में। थोड़ा चेहरा हेरा धो लूं, फ्रेश हो लूं, चाय पी लूं, फिर जाऊंगी। तू चाय पीगी? नहीं तू पी ले। चाय पीने के बाद रागिनी को बाय कहकर मोहिनी बाजार की तरफ चली गई। तभी रागिनी उठ ही रही थी कि लोड शेडिंग से लाइट गोल हो गई। ओहो, मोमबत्ती खोजने के लिए वो तत्पर थी कि तभी अचानक उसकी नजर पड़ी अंधेरे में बच्ची के चेहरे पर। चौंक पड़ी थी वो। बच्ची का चेहरा अजीब सा दिखाई दे रहा था, पथराया सा। उसकी आंखें इतनी। तभी अचानक मोबाइल लेकर उसकी फ्लैशलाइट जला ली और बच्ची के चेहरे पर मारते ही वो चौंक उठी। बच्ची के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। अचानक वो आगे बढ़कर उसके पेट पर हाथ रख दी। तभी रागिनी को महसूस हुआ जैसे उसके पेट के अंदर बच्चा बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहा है और फिर उसे दर्द होने लगा।
लेबर पेन। मगर मगर अभी तो ऐसा होने के कोई भी चांसेस नहीं थे। फिर ओह ये क्या, नहीं नहीं, अब सहन नहीं कर सकती वो। उसने तुरंत ही अमित और मोहिनी को कॉल लगाया, मगर दोनों ने ही कॉल रिसीव नहीं किया। फिर अपने माँ बाप को कॉल लगाया। उन्होंने बताया कि वो तुरंत ही नर्सिंग होम में पहुंचकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके रख रहे हैं। वो तुरंत ही एम्बुलेंस को फ़ोन लगाए। एम्बुलेंस वालों ने कहा 15 मिनट में पहुंच रहे हैं। रागिनी बेहद डर गई थी। आखिर इस बच्ची की क्या दुश्मनी हो उससे, क्यों उसने ऐसा किया? दर्द से कराहती किसी तरह दीवार पकड़कर वो स्टडी से जल्दी से बैठक कमरे में आ गई और वहां एक कुर्सी पर बैठ गई। फ्लैशलाइट की रोशनी चारों ओर घुमाकर वो देखते रही, कहीं आसपास बच्ची तो नहीं है, मगर बच्ची स्टडी से वहां नहीं आई थी। उसने थोड़ा सा शांति महसूस की। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। किसी तरह सोफा और दीवार पकड़कर उसने दरवाज़ा खोला। बाहर हॉस्पिटल के लोग थे। उसे तुरंत ही बेड पर लेटाया और लिफ्ट में जाने लगे। अचानक लाइट आ गई। लिफ्ट में जाते जाते अंतिम बार उसने अपने घर के दरवाजे की तरफ देखा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बच्ची वहां खड़े खड़े उसे गुड बाय कह रही है। इसके बाद वो हॉस्पिटल चली गई और वहां पर उसने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। तभी अचानक नर्स कमरे में आई और रागिनी से पूछा, आपका एड्रेस ये है क्या? फोन पर उसने एक एड्रेस दिखाया। देखकर चौंक पड़ी रागिनी। हाँ, क्या हुआ? जी कुछ नहीं, अचानक न्यूज़ आई थी कि इस फ्लैट की चौथी मंजिल में आग लग गई। क्या? चौथी मंजिल में? वहां तो मेरा फ्लैट है। अरे आप इतना एक्साइटेड मत होइए, अभी एक्साइटमेंट आपके लिए खतरनाक है। बाबूजी क्या हुआ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए इंस्पेक्टर साहब आपसे मिलना चाहते थे, इसीलिए। तभी इंस्पेक्टर कमरे में आए। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मुझे इस वक्त ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, मगर आपके फ्लैट में आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड वालों का समझना है कि गैस में विस्फोट होने से हुआ है। शायद आपके यहाँ की गैस की नॉब खुली रह गई थी। फ्लैट वालों ने भी गैस की गंध पाकर फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया था, मगर उससे पहले ही फ्लैट में तेज़ धमाका हो गया। फ्लैट के अंदर से 2 लाशें मिली हैं, एक आदमी की और एक औरत की। नहीं, चीख पड़ी थी रागिनी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मां से लिपटकर फूट कर रो पड़ी। मां अमित। तभी अचानक उसे एक बात याद आई। और सर एक बच्ची की भी लाश होगी? नहीं, किसी भी बच्ची की लाश अभी नहीं मिली। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी अचानक नर्स ने कहा, मैडम आप जब ऑपरेशन थिएटर में थी तो आपके मोबाइल पर 3 व्हाट्सएप आए थे। मैंने आपको डिस्टर्ब न करना है करके उसे ऑफ कर दिया था। कहीं उसमें तो कुछ नहीं? अचानक रागिनी ने वो व्हाट्सएप ऑन किया। 3 वीडियो थे, तीनों अमित के नंबर से सेंड किए थे। तुरंत उसने चालू कर दिया और सबने उसे देखना शुरू किया। जैसे वो वीडियो देखते रहे, सब कांप उठे। इधर रागिनी के हॉस्पिटल चले जाने के बाद अमित और मोहिनी घर वापस लौटे। घर का दरवाजा खुला देखकर वो चौंक पड़े और जैसे ही घर में घुसे, घर में कोई भी नहीं था। तभी अमित चौंका। ये कैसी हंसी का आवाज? दोनों दौड़कर इधर उधर ढूंढने लगे, मगर घर में कोई भी नहीं था। तभी अचानक बैठक कमरे में आकर मोहिनी घुटनों के बल बैठ गई। अमित चीख पड़ा, क्या हुआ, क्या हुआ? मोहिनी ने हाथों के इशारे से ऊपर की तरफ दिखाया और ऊपर का दृश्य देखते ही साथ
अमित की भी सांसें ठंडी हो गई। छत पर छिपकली की तरह उल्टा लटकी हुई थी वो बच्ची, खिलखिला रही थी और छत पर टहल रही थी। वीडियो में अमित और मोहिनी घुटनों के बल बैठे हुए थे। कोई वीडियो शूट कर रहा था। मैं सब कुछ सच बताता हूँ, सच बताता हूँ। असली में मैं दोषी हूँ। आज से 5 साल पहले मेरी बीवी का मिसकैरेज हुआ था, मगर वो एक्सीडेंट नहीं था, वो प्री प्लान था। मैंने ही वो किया था। मैं नहीं चाहता था कि उसका बच्चा हो। अब की बार भी नहीं चाहता था, मगर न जाने कैसे। हाँ, मैं बताती हूँ। दीदी का एक्सीडेंट मेरी वजह से ही हुआ था। मैंने ही सीढ़ियों पर मार्बल्स रख दिए थे ताकि उसका पैर पिछल जाए, मगर दीदी को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बच्चे को हुआ। जीजा जी कभी भी दीदी को पसंद नहीं करते थे। मैं जब यहाँ पढ़ने आई तब हम दोनों में एक रिलेशन तैयार हो गया, मेंटल ही नहीं फिजिकल भी। इसलिए दीदी को मारकर हम दोनों अपनी दुनिया बसाना चाहते थे। पहला प्रयास उस समय किया। उसके बाद भी मैं उसे कुछ मेडिसिन देता रहता था ताकि वो कभी मां ना बन पाए और इसी मेंटल डिप्रेशन में मर जाए, मगर पता नहीं वो कैसे प्रेग्नेंट हो गई। हाँ, हम लोगों ने बहुत कोशिश की इस बार भी उसे अपने रास्ते से हटाने की। सवेरे जमीन पर साबुन पानी मैंने ही फेंका था। दीदी को कुछ नहीं हुआ। दोबारा ऑफिस जाने से पहले हमने खाना पकाने वाली को अपने साथ मिला लिया, क्योंकि मोहिनी को फर्श पर साबुन फेंकते देख लिया था उसने। बहुत सारे पैसे दिए उसे और फिर दूध में जहर मिलाकर रागिनी को देना चाहा। उसके बाद तीसरी बार भी जब वो छत पर टहल रही थी तब खाना पकाने वाली से कहकर उसे धकेल कर छत से गिराने की कोशिश की, मगर हर बार वो बच गई। हाँ, हमें माफ कर दो, इस बार के लिए माफ कर दो। तभी अचानक कमरे में बच्ची की हंसी गूंज उठी। चौंक पड़ी थी रागिनी। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। हाँ, मैं कन्फेस करता हूँ। शाम को जानबूझकर मोहिनी कपड़े बदलने और फ्रेश होने के नाम से घर आई थी और चाय बनाकर गैस ऑन करके रख दी थी और घर की लाइट भी हमने ऑफ कर दी थी। हमें पता था मोमबत्ती खोजते हुए मोहिनी रसोई में जाएगी और मोमबत्ती जलाते हुए जलकर मर जाएगी, मगर वो फिर बच गई। अब हमें माफ कर दो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। माचिस मत जलाओ। कमरे में बच्ची की खिलखिलाने की आवाज लगातार आ रही थी और फिर पूरा कमरा आग से धधक उठा। मोहिनी और अमित की चीखें गूंज उठी थी और जैसे जैसे उनकी चीखें बढ़ती जाती थी, बच्ची के खिलखिलाने की आवाज और तेज होती जाती थी। इसके बाद वीडियो खत्म हो गए। पुलिस ने तुरंत ही खाना पकाने वाली बाई को पकड़ने के लिए कोशिश की, मगर उसके घर से पता चला कि उस दिन काम से लौटते हुए रास्ते में ट्रक एक्सीडेंट में वो मारी गई थी। रागिनी जैसे भूत सी बन गई थी। ऑफ ऐसे विश्वासघातियों के बीच रह रही थी वो। अब इनके लिए क्या रोना। मगर वो बच्ची कहाँ गई आखिर। तभी अचानक उसे याद आया तारीख 9 नवंबर 2017। अपने डॉक्टर से उसने पूछा, डॉक्टर आपको याद है मेरा मिसकैरेज कब हुआ था? अब ये इतनी पुरानी बात है
मगर जहां तक मुझे शक है 9 नवंबर की तारीख थी 2017। सुनकर जैसे कांप सी उठी थी रागिनी। ओह, यही तारीख तो उस बच्ची की थी। मतलब उसकी वो बच्ची अपनी बहन की रक्षा करने के लिए उसके पास आई थी। जब उसे महसूस हुआ कि उसी की तरफ उसकी बहन को भी इस दुनिया से आने नहीं दिया जा रहा है, तो तभी उसके प्रति अजीब सा आकर्षण था रागिनी को। तभी उसके स्पर्श में अजीब सा ममता के पूर्ण होने का एहसास हो रहा था। ओ मेरी बच्ची। अचानक उसकी नजर झूले पर सो रही उसकी बच्ची की तरफ गई। नर्स को कहकर उसने बच्ची को गोद में ले लिया। उसकी आंखों में कुछ है, अजीब सी कशिश, ठीक वैसी ही आंख जैसे उस बच्ची की थी। हाँ, इसका नाम भी वो रिंकू रखेगी। यही नाम तो वो अपनी पहली बच्ची को भी देना चाहती थी। सोचते सोचते बच्ची को सीने से लपेटकर फफक पड़ी रागिनी। हाँ, अपनी छोटी बहन की मदद के लिए मौत की वादियों से भी आई थी रिंकू।